गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डॉक्ट्राइन मतलब अगर हम इसको बोलें जो जो हमारा भारत ये जो संविधान है, संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत। तो देखो इस आज की जो क्लास में हमको जो क्लैरिटी आएगी वो ये चीज रहेगी कि बेसिकली ये इवॉल्व कैसे हुआ और इसके रूट्स कहाँ थे और इसकी पूरी जर्नी कैसी रही। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहली जो टर्म निकल के आती है वो टर्म है हमारी कौन सी? जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं जिसको हम? जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यायिक 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 पूर्णावलोकन पूर्णावलोकन लोकन न्यायिक पूर्णावलोकन जुडिशियल रिव्यू। देखो जुडिशियल रिव्यू भी हमारे देखो अगर एमपीपीएससी के सिलेबस की बात करें तो एक्सप्लिसिटली वहां पर मीन्स में मेंशन है और ये आपको हर जगह यूजफुल रहेगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें तो जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें तो जुडिशियल रिव्यू को सबसे पहला पॉइंट अगर हम ध्यान रखें, बिल्कुल सबसे पहला कि नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मेंशन नो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका हमें कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि संविधान में नहीं दिया गया है, संविधान में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। और इसके लिए कंडीशन अप्लाई हम बात करते हैं। तो जब ये तो फिर कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? तो इट इज बोरोड फ्रॉम। कहां से लिया गया है? बोरोड फ्रॉम कहां से लिया गया है? ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है क्या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? प्रश्न ये उठता है कि अगर क्या ये वहां पर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वहां पर भी उनके संविधान में भी नहीं दिया गया है। नॉट मेंशनड इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली। तो भैया उन्होंने क्या वहां नहीं दिया गया तो कहां से लिया गया है? तो वहां पर भी क्या हुआ? ये डिराइव हुआ है। कौन कौन से है? मरबरी वर्सेस मेडिसिन केस। मरबरी वर्सेस मेडिसिन केस। और ये केस कब का है? ये केस है आपके 1803 1805 के आसपास का। ठीक है, तो यहां पर अभी हमने पहली चीज क्या सीखी कि हम जुडिशियल रिव्यू की, देखो हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, हम पूरा एक एक तार खोलेंगे किस चीज का? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। लेकिन उससे पहले कुछ हमें टर्म समझना जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया? हमने लिया जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू लिया। जुडिशियल रिव्यू पहली बात, इट इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में नहीं दिया गया है एंड इज बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन। और ये उन्होंने कहां से डिराइव किया है? वहां की कोर्ट ने वहां से इसको डिराइव किया है। कहां से? मरबरी वर्सेस मेडिसिन केस से। अब इसको हम थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखो एक सिंपल सी छोटी सी बिल्कुल क्रूड भाषा में समझने की कोशिश करो। मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि द आइडिया ऑफ आइडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट बीइंग कस्टोडियन कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is useless until and unless it has power to review the constitution। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट को हमारे भारत के संविधान का संरक्षण मान रहे हैं, संरक्षक मान रहे हैं, कस्टोडियन मान रहे हैं, और अगर उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है तो कस्टोडियन मानना बेकार है। इसको हम डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर मान लो कि अगर आपके कोई लोकल गार्जियन है, ठीक, और अगर आपके किसी भी कृत्य को वो रिव्यू नहीं कर सकते हैं या सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकते हैं तो फिर गार्जियन बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अगर भारतीय संविधान का कस्टोडियन है, संरक्षक है, इंटरप्रेटर है,
तो उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम ये और समझेंगे, दूसरा स्टेटमेंट जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए जुडिशियल रिव्यू, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, जुडिशियल रिव्यू इज डेफिनेटली एग्जिस्ट, इज डेफिनेटली एग्जिस्ट तो करता है, ये एग्जिस्ट तो करता है, बट इन डिराइव्ड फॉर्म, इन डिराइव्ड फॉर्म और इम्प्लाइड फॉर्म, डिराइव्ड फॉर्म और इम्प्लाइड फॉर्म। इसका मतलब यह है कि आपको डायरेक्टली तो नहीं मेंशन किया गया कि जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है भारत के संविधान में, बट ये आपके डिराइव्ड फॉर्म में या आपके इम्प्लाइड फॉर्म में, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से इसका कहीं हमको कैटेगोरिकल मेंशन मिल जाता है। आई बात समझ में? बट एक्सप्लिसिटली देयर इज ए नो कैटेगोरिकल प्रोविजन, बट एक्सप्लिसिटली देयर इज ए नो कैटेगोरिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, बट देयर इज नो कैटेगोरिकल, बट देयर इज बट बट देयर इज नो कैटेगोरिकल प्रोविजन, कैटेगोरिकल प्रोविजन नहीं है। ठीक, लेकिन साइमल्टेनियसली मैं एक चीज और बोलना चाहूं, बट somewhat categorical provision for fundamental rights, for fundamental rights, फंडामेंटल मौलिक अधिकारों के लिए कुछ कैटेगोरिकल प्रोविजन हमको देखने को मिल जाता है, कुछ हमको कैटेगोरिकल प्रोविजन देखने को मिल जाता है। ठीक है, और वो कहां हमको थोड़ा सा प्रोविजन देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है 13 आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 के सब क्लॉज 2 में, 13 के सब क्लॉज 2 में। अभी हम आएंगे 13 के सब क्लॉज 2 में, उससे पहले अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हमने लेक्चर कहां से शुरुआत किया था, जुडिशियल रिव्यू से। तो जुडिशियल रिव्यू को समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सी चीज समझनी पड़ेगी कि जुडिशरी का जो राइट है, आई बात समझ में, क्या है, न्यायपालिका का अधिकार, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जुडिशियरी राइट, जुडिशियरी राइट मतलब न्यायपालिका का अधिकार। कौन सा अधिकार भैया? ठीक है, टू क्वेश्चन द लॉस कर लीजिए इसको, लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर। देखो दो चीजें हैं, मतलब क्या है, जो हमारी विधायिका है वो कुछ कानून बनाती है, ठीक है, और उस कानून का एग्जीक्यूशन कौन करता है, कार्यपालिका। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंड एक्शन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव, ठीक है, टू इंश्योर दैट दे आर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो देखो सिंपल सी बात अगर हम समझे यहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू है क्या चीज। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली ये हमारी न्यायपालिका का अधिकार है। क्या अधिकार है कि किस चीज पे क्वेश्चन उठाया जा सके, कि जो कानून हमारी विधायिका द्वारा बनाए जा रहे हैं और उन पे जो एक्शन लिए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव द्वारा, वो क्या विधि के अनुरूप है या वो हमारे संवैधानिक है या नहीं। तो बेसिकली हम इसको बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हैं किस चीज की, जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, अब इसमें इसी में हम आगे बढ़ के एक चीज और बोलते हैं, उस चीज को समझो आप, इस चीज को बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि इफ अ लॉ पास्ड बाय स्टेट, राज्य सरकार अगर कोई कानून लेके आ रही है स्टेट, और यूनियन पार्लियामेंट
अगर कोई भी ऐसा कानून जो कि राज्य सरकार लेके आ रही है या हमारी पार्लियामेंट संसद लेके आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, इज अल्ट्रावेयर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, देन it it will be struck down। ठीक, मतलब अगर ऐसा कोई कानून पास हो रहा है जो कि राज्य सरकार ने पास किया है या ये हमारे केंद्र सरकार ने पास किया है और वो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाएगा। और इस तरीके का आपको जो लाइन मिलती, स्टेटमेंट मिलता है विद रिस्पेक्ट टू हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में आपको आर्टिकल अनुच्छेद या आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में देखने को मिलता है, जिसको हमने बात करी थी ना कि समवॉट कैटेगोरिकली मेंशन वी फाइंड इन दी आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। यहां तक अगर बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब रिवीजन के लिए अगर हम बात करें, अभी तक हमने क्या देखा कि भैया जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो आपको इसमें मैंने मैप के थ्रू बता दिया गया है। यहाँ पर क्लियरली क्या लिखा हुआ है कि इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, एस्टेब्लिश बाय इंपॉर्टेंट केस, मलबरी वर्सेस मेडिसिन केस। ठीक है, और इसमें कुछ हमने और बातें की गई हैं कि बेसिकली इन सिंपल टर्म कोर्ट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड द जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, ये आपको ग्रुप में टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। हम आगे बात करते हैं इसमें, जब इसमें हम आगे बात चल रहे हैं। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर है। लेकिन देखो संविधान में ये क्लियरली नहीं बोला है कि भैया ये जो होगा कि इस अगर कोई भी ऐसा कानून बन रहा है या कोई भी ऐसा लॉ आ रहा है कि जो हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, इट इज नॉट मेंशन बाय whom, who declare it void, who declare it void, कौन इसको नल एंड वॉइड करेगा, ये हमारा क्लियरली मेंशन नहीं है। बट नेचुरली दिस एक्टिविटी कौन देखता है, ये एक्टिविटी कोर्ट देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। आई बात समझ में। अब देखो यहां पर चीजें क्या होती है कि यहाँ पे क्लियर बोला गया है, और ये पूरे किस संदर्भ में बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स के संबंध में बात हो रही है। हालांकि जुडिशियल रिव्यू में एक अलग से हम पूरा लेक्चर लाएंगे पूरी केस स्टडी के साथ में, लेकिन अभी हमारा इस क्लास का उद्देश्य बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को समझना, इसलिए मुझे कुछ टर्म्स आपको बतानी थी कि भैया अगर हम अपने सुप्रीम कोर्ट को फाइनल कस्टोडियन बोल रहे हैं, तो अगर उसके पास ये अधिकार नहीं होगा तो उसको कहने का कोई मतलब है नहीं है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बोलें यहां पर कि अगर आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो आपके मौलिक अधिकारों को छीनता हो, आई बात समझ में, आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते दैट अब्रीज और टेक अवे योर फंडामेंटल राइट। और अगर ऐसा कोई कानून बनता है, देखो दो बातें हैं, दो बातें इंपॉर्टेंट समझो इसको, कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हो, कानून नहीं बना सकते हो जो आपके फंडामेंटल राइट को क्या करता है, छीनता हो, अब्रीज करता हो, लेता हो। अब आप मंशा समझो इसके पीछे क्या है। मान लो कि ऐसा कानून बन गया, आई बात समझ में, सपोज बट इफ आई मेक अ लॉ, आई मेक अ लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट। अब कानून बन गया, देखो मेंशन तो है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के रेस्पेक्ट में मेंशन है 13 सब क्लॉज 2 में कि भैया कोई भी ऐसा अगर कानून नहीं बनाया जा सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को छीनता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कानून बन गया, आई बात समझ में, सो व्हाट इज माय इंटेंशन बिहाइंड इट, सो व्हाट इज माय इंटेंशन, ऐसा कानून बनाने के प्रति मेरे पीछे मंशा क्या है। मेरे मतलब मैं अपना बोलने में ले रहा हूं मेरे प्रति, मतलब अगर जो भी एक स्टेट कानून बना रही है या संसद कानून बना रही है, और जब क्लियरली मना कर दिया गया है कि भैया ऐसा कानून नहीं बनेगा जो आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता हो या छीनता हो या ब्रीच करता हो, ठीक है, तो हमारा इंटेंशन क्या है, आप बिल्कुल इसके पीछे जड़ समझने की कोशिश करो। तो अगर एक बार आपको जड़ समझ में आ जाएगी तो आपको पूरी इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो उसमें हो क्या रहा है कि दो ही इंटेंशन हो सकते हैं। देखो दो इंटेंशन क्या, अगर कानून नहीं बनाना चाहिए जो आपके फंडामेंटल राइट को ले रहा है या छीन रहा है, तो इसके दो ही इंटेंशन हमारे समझ में आते हैं। आप क्या करना चाह रहे हो, आप बेसिकली यहां पर करना क्या चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि यू ट्राई टू रिड्यूस द इट्स अवेलेबिलिटी, यू ट्राई टू रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी, आप उन फंडामेंटल राइट्स की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करना चाह रहे हो। और दूसरा इंटेंशन ये हो सकता है कि आप पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट को रिमूव इट ऑल टुगेदर,
ऑल टुगेदर आप पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट को क्या करना चाह रहे हो, रिमूव करना चाह रहे हो। ये दो मंशा दिख रही है, ठीक। मतलब पहली बात आप इसको बिल्कुल फ्लो में समझिए, ठीक। फ्लो में हमने क्या बोला सबसे पहले कि भैया जुडिशियल रिव्यू है, अगर मान लो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है तो उसको कस्टोडियन बोलना बेकार है। तो क्या जुडिशियल रिव्यू हमारे भारत के संविधान में दिया हुआ है? बोले बिल्कुल नहीं दिया हुआ। बोले कहां से लिया गया? बोले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। क्या वहां मेंशन है? बोले नहीं, वहां भी मेंशन नहीं है। उन्होंने कहां से लिया? वहां उन्होंने लिया है मलबरी वर्सेस मेडिसिन केस है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन मेनली बेस्ड ऑन दी कन्वेंशन। अभी हम इसके लिए अलग से और लेक्चर लेके आएंगे बहुत क्लैरिटी के साथ में कि व्हाट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो वहां पर अगर देखो जुडिशियल रिव्यू तो हमारे पास है और उसका हमको थोड़ा सा समवॉट कैटेगोरिकली मेंशन वी फाइंड इन दी with respect to fundamental right, that is part 3 of the Indian Constitution or that too in article 13 sub clause 2। तो हमारा अब हम कह रहे हैं कि अगर मान लो नहीं है, बना दिया तो क्या करोगे भैया? बना दिया, so what is my intention to reduce the availability of this fundamental rights or remove it all together। और ये दोनों हम नहीं कर सकते हैं, ये दोनों हम नहीं कर सकते हैं, और ये दोनों ही इंटेंशन है कि भैया हम उसकी अवेलेबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो भैया हमने क्या बोल दिया, और ये दोनों काम हम नहीं कर सकते, दो और ये दोनों काम हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वी कांट डू इट, वी कांट डू, वी कांट डू, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो अब आगे सुनिए आप, अब आप आगे सुनिए, ठीक है, कंटिन्यूटी में। सो डोंट मेक अ लॉ, सो डोंट मेक अ लॉ, डोंट मेक लॉ, मत बनाओ। संविधान में लिख दिया कि भैया नहीं बना सकते, मत बनाओ। विच इज नॉट अलाउड, विच इज नॉट अलाउड, विच इज नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। तो बोले इसका बीच का रास्ता निकाल लो। बोले बीच का रास्ता क्या है? बोले अमेंड द राइट ओनली। ठीक है, जो आपका राइट है उसी को अमेंड कर दो, अमेंड, अमेंड दैट राइट ओनली, राइट ओनली, उस अधिकार को ही अमेंड कर दो। आई बात समझ में? ठीक है। ऑल दो, एक यहां पर मैं कंडीशन लगा रहा हूं, ऑल दो प्रोसीजर इज डिफिकल्ट, ऑल दो प्रोसीजर इज, प्रोसीजर इज डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट, ऑल दो प्रोसीजर इज डिफिकल्ट, मतलब इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी टफ है। मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि है ना, आर्टिकल को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 की बात करते हैं, जो कि पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब देखो, अब यहां से डिबेट चालू होगा। अब यहां से क्या डिबेट चालू होगा कि भैया ये अब राइट को ही क्या कर दो, अमेंड कर दो। बस इसी पॉइंट से क्या होगा आपका, ये चालू होगा। यहां से डिबेट स्टार्ट होता है, डिबेट, डिबेट स्टार्ट होगा, स्टार्ट होता है। ठीक। अब यहां से डिबेट क्या स्टार्ट होता है, आप समझो बात को, यहां तक की सीधी सी बात, फिर अपन आगे बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। कि देखो, अगर आप यू जस्ट रिफर द आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 यहां पर, ठीक है, तो वहां पर क्या मेंशन, यू कांट मेक द लॉ, यू कांट मेक लॉ, आप कानून नहीं बना सकते दैट अब्रीज और टेक अवे योर फंडामेंटल राइट। बट वहां पर देखो, अब क्या है, यू कांट मेक अ लॉ, यहां पर इसको मैं फोकस कर रहा हूं, यहां पर मैं फोकस कर रहा हूं, यहां पर देखो, बट ये जो लॉ मेंशन है कौन सा, 13 क्लॉज 2 में, ये आप ये कानून नहीं बना सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, कानून कानून भी दो टाइप के हो गए यहाँ पर, कानून भी यहाँ पर आपके दो टाइप के हो गए, कानून भी आपके दो टाइप के हो गए। पहला कानून हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ, और एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, अमेंडमेंट लॉ, जिसको हम सिंपल एब्रिविएशन में लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ या संविधान संशोधन कानून। ये ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ में क्या हो जाएगा, तुम्हारे एग्जीक्यूटिव लॉ भी आ जाएंगे, रेगुलेशन भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीज हो जाएगी। तो देखो, आप इस बात को पकड़, बारीकी को पकड़ने की चलो, एज एन एडवोकेट इस बात को पकड़ो कि भैया आप कानून नहीं बना सकते हो, लेकिन कानून भी तो दो टाइप के हैं, कानून भी तो दो टाइप के हैं। अब अगर हम बोले हम कौन सा कानून नहीं बना सकते, अगर ये कानून नहीं बना सकते हैं या ये कानून नहीं बना सकते हैं, आई बात समझ में? तो यहां पर मतलब देखो क्या होता है कि अब
कि किसी भी राइट को अमेंड करना है कि नहीं अमेंड करना है। और यहां पर हमारा कौन सा कॉन्टेक्स्ट संदर्भ क्या चल रहा है कि वेदर फंडामेंटल राइट जिसको हमने अब्रिज करने के लिए कानून नहीं बनाना था, लॉ नहीं बना सकते थे, लेकिन फिर भी लॉ बना दिया गया है, तो उसका इंटेंशन क्या है, या तो यू वांट टू रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी और इफ यू वांट टू रिमूव इट ऑल टुगेदर। अब बना दिया है तो देखो, अब यहां पर अगर हम बात करें तो क्या है इसका, तो उसका हम बना नहीं सकते हैं, मतलब हमने क्या बोला कि सो डोंट मेक द लॉ, लॉ कानून नहीं बना सकते, लेकिन आप उसको उस पर्टिकुलर राइट को अमेंड कर सकते हो, आप उसको संशोधन कर सकते हो, आप उसको संशोधित कर सकते हो। तो वो जो संशोधन बात की जा रही है, तो सब कुछ काय पे डिपेंड कर रहा है, सब कुछ डिपेंड करेगा इस वर्ड लॉ पे, लॉ पे। इस लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इस लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इंटरप्रिटेशन मतलब इस लॉ की व्याख्या क्या होगी, इस व्याख्या क्या होगी, और इस संविधान की व्याख्या करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी दी गई है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हम बोलते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात करते हैं हम। तो भैया लॉ भी दो टाइप के हो गए, हम कौन सा लॉ नहीं बना सकते, बात ये ना कि यू कांट मेक अ लॉ, 13 क्लॉज 2 में यही दिया हुआ, यू कांट मेक अ लॉ। कौन सा लॉ नहीं बनाना है, ऑर्डिनरी लॉ नहीं बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं बनाना है। आई बात समझ में। अब इसी डिबेट को मैं आगे बढ़ाते हुए बात करता हूं कि देखो यहां पर क्या है, इस बात को बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का, ये जो लॉ है, लॉ के हमारे दो मतलब निकल के आ रहे हैं, दो मतलब निकल के आ रहे हैं। एक हमारे पास मतलब निकल के आ रहा है जिसको हम बोलते हैं जिसमें लॉ में हम देखो नैरो, हम क्या बोले, नैरोली कंसेप्शन, नैरोली कंसेप्शन मतलब, और एक हमारा क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, अब एक हो जाएगा तुम्हारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, ठीक। अब अगर हम बात करें, देखो अगर ये नैरोली मतलब इसको हम संकीर्ण तरीके से इसकी व्याख्या की गई है, इसको हमने बहुत कंपोजिट फॉर्म में यूज किया है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा वर्ड लॉ है, ये वर्ड लॉ ये क्या कर रहा है, केवल ये लॉ इंक्लूड कर रहा है, लॉ डज नॉट कवर, लॉ डज नॉट कवर, डज नॉट कवर, कवर कवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ठीक है। मतलब हमने क्या बोला, लॉ की डेफिनेशन को बहुत ही संकीर्ण कर दिया है, बोले भैया आप लॉ नहीं बना सकते हो। आप सुनना बहुत ध्यान से, क्या बोला कि अगर हम इसको एक सेट मान ले कि भैया ये हम इतना एक सेट है लॉ का, ये हमारे सारे लॉ हैं, ये नहीं बना सकते हैं। और हमने क्या बोला कि लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को इस लॉ की कैटेगरी से बाहर कर दिया, इस लॉ की कैटेगरी से बाहर कर दिया कि भैया हमारा संविधान संशोधन जो भी कानून होगा वो इस लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिक्कत नहीं है इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जब अगर हम लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लॉ का अगर हम व्याख्या कर रहे हैं, अगर इसका हमने नैरो व्यू लिया है, हमने संकीर्ण व्यू लिया है, तो दिस वर्ड लॉ डज नॉट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ठीक है। मतलब ठीक है, तुमने बोल दिया कि हमको लॉ नहीं बना सकते, नहीं बना रहे, लेकिन हम ये तो बना सकते हैं, तो ये बनाएंगे। तो जब ये व्याख्या निकली, जब ये इंटरप्रिटेशन निकला कि द वर्ड लॉ विच मेंशन इन द 13 सब क्लॉज 2 डज नॉट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, तो यहां पर हम बोल सकते हैं देन द फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। क्या बोल सकते हैं, यहां पर ये वाला हमारे पास एक तरीका मिल गया है कि हम यहां से फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ठीक। आई बात समझ में। सो हम यहां बोल सकते हैं कि ये हमारा व्यू नंबर 1 हो गया, ये हमारा व्यू नंबर 2 हो गया। अगर हम व्यू नंबर 1 को फॉलो करें, अगर हम इफ वी गो फॉर दी नैरो व्यू, हम किसको बोलते हैं, हम अगर नैरो व्यू पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। ये इट इंक्लूड ओनली ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी साधारण लॉ, डज नॉट कवर डज नॉट कवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ठीक है। जब हमने इसको, इसकी जो डेफिनेशन है जो हमारे संविधान में दी गई है, उसी में हमने क्या करा, इसके इंटरप्रिटेशन को इसको बाहर कर दिया। मतलब आप ऑर्डिनरी कानून नहीं बना सकते हो जो आपके फंडामेंटल राइट को ले सके, लेकिन ये तो बना ही सकते हो ना। तो अगर ये बना सकते हो तो आप क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, मतलब हम फंडामेंटल राइट को बदल सकते हैं, फंडामेंटल, ठीक है। तो हम यहां बोल सकते हैं देयर फोर स्टेट कैन मेक ऑर्डिनरी लॉ, सो दैट हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट कैन मेक, तो कंक्लूजन यहां से क्या निकला, देयर फोर स्टेट कैन, स्टेट, अब देखो यहाँ स्टेट वो मध्य प्रदेश राजस्थान वाला स्टेट नहीं, स्टेट की डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में दी हुई है उसके हिसाब से बात करें,
स्टेट कैन नॉट मेक ऑर्डिनरी लॉ टू वॉयलेट फंडामेंटल राइट। ठीक है, टू वॉयलेट फंडामेंटल राइट। ठीक है, हम ऑर्डिनरी लॉ नहीं बना रहे, ये बना के कर देते हैं। आई बात समझ में? यहां तक की बात क्लियर है? तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर इस इंटरप्रिटेशन से जाएंगे, मतलब अब सिंपल सी बात हम बोलें कि अगर हम इस इंटरप्रिटेशन से जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस इंटरप्रिटेशन से जाएंगे, ठीक, अगर हम इस इंटरप्रिटेशन से जाएंगे कि किसके लॉ के, हम ऑर्डिनरी या लॉ के फर्स्ट इंटरप्रिटेशन से जाएंगे कि दैट कवर ओनली द ऑर्डिनरी लॉ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, तो उस केस में फंडामेंटल राइट क्या है? अमेंडेबल है। लेकिन समझो बात को, अगर अब हम व्यू टू कर कंसिडर करें, इफ आई कंसिडर व्यू सेकंड, बट if this word law which mentioned in the article 13 subclause 2 also include constitutional amendment law along with along along with ordinary law। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लॉ का पूरा सेट है, ये हम बोल रहे हैं कि लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें तुम्हारे ऑर्डिनरी लॉ भी आ गए, रेगुलेशन भी आ गए, सारी चीजें आ गई, और इसमें हमने क्या बोल दिया, अब इसकी डेफिनेशन में हमने इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ले लिया, बोले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी तो लॉ ही है एक तरीके से, तो अगर उसको इंक्लूड कर दिया, तो जैसे ही इसको हमने लॉ की एम्बिट में लेके आए, तो अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं अमेंड कर सकते हो। तो यहां से हमारा कंक्लूजन यहां पर यह निकलेगा इस इंटरप्रिटेशन से कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल। ठीक, तो बेसिकली अगर हम बात करें इतनी, देखो अब मैं इसको समरी में समझा देता हूं कि पूरा अगर हम फंडामेंटल राइट, देखो हमने क्या बोला, जुडिशियल रिव्यू की बात करी, जुडिशियल रिव्यू में क्या बोला कि भैया अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर हमारा स्टेट या कोई भी लेजिस्लेचर कोई कानून बना रहा है और उसको एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, हमारा एग्जीक्यूटिव कर रहा है, उस पर क्वेश्चन करना कि वेदर वो जो कानून बनाया गया है और उस पर एग्जीक्यूशन किया जा रहा है वो लीगल है या नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं, तो इस बात पे क्वेश्चन करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अपेक्स कोर्ट के पास है या कोर्ट्स के पास है, इन जनरल हम बोल सकते हैं। ठीक है, और उसमें 13 क्लॉज 2 के में क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि भैया आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं, स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक और अब्रीज अ फंडामेंटल राइट, मतलब आप लॉ नहीं बना सकते हो। तो जब लॉ नहीं बना सकते तो सबसे पहले हमें लॉ को खोदना पड़ेगा कि लॉ है क्या, लॉ का डेफिनेशन क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो लॉ के लिए हमने दो बात करी, एक ऑर्डिनरी लॉ और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। ठीक है, अब पहला व्यू की बात करें जिसको हमने नैरो कंसेप्शन से लिया है, तो उसमें क्या बोला है, नैरो पर्सपेक्शन से लिया, नैरो पर्सपेक्टिव से लिया है कि भैया जो वर्ड लॉ विच इज मेंशन इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इंक्लूड ओनली द ऑर्डिनरी लॉ बट नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। तो उस केस में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ लाके तो उसको क्या कर सकते हो, अब्रीच कर सकते हो या आप छीन सकते हो। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मतलब कुल मिला के खेल क्या है कि आपका लॉ को किस तरीके से आप इंटरप्रीट कर रहे हैं, लॉ को किस तरीके से आप इंटरप्रीट कर रहे हैं। तो अब फाइनल आगे में एक चीज और बढ़ते हैं, हम अब डिबेट की बात करते हैं। डिबेट विद रिस्पेक्ट टू अमेंडेबिलिटी डिबेट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अमेंडेबिलिटी ऑफ व्हाट, fundamental right can be boiled down to only one question। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि भैया डेफिनेशन ऑफ वर्ड लॉ, डेफिनेशन ऑफ वर्ड लॉ। ठीक, लॉ आई बात समझ में, डेफिनेशन बोल लो, इसका इंटरप्रिटेशन बोल लो, इसकी व्याख्या बोल लो, क्या बोल लो, इनका इंटरप्रिटेशन बोल लो, इसकी डेफिनेशन बोल लो या इसकी व्याख्या बोल लो। ठीक, यहां तक की बात अगर आप क्लियर है तो आगे बढ़े। मतलब हमने क्या बोल दिया, सिंपल सी बात अगर हम बात करें, ठीक, अगर हम इसकी सिंपल सी बात करें तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, ठीक,
अब इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले डायग्राम को भी फिलहाल के लिए हटा दो, ठीक। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि देखो समझो बात को यहां पर कि हम अब कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है। नाउ व्हाट कोर्ट से, नाउ व्हाट कोर्ट से, कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने क्या बोला, इन्होंने एक केस आया था जिसको बोलते हैं शंकरी प्रसाद केस। क्या बोलते हैं, शंकरी, शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951, ठीक, से लेकर सज्जन सिंह तक, सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह केस। और ये कब का है, लगभग 1965 के आसपास की बात है। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो 15 साल का टाइम फ्रेम है, जो 15 साल का 14 साल का जो भी टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि कोर्ट, कोर्ट इंडोर्स, इंडोर्स्ड, इंडोर्स्ड व्यू वन, व्यू वन, व्यू वन, व्यू वन का मतलब दैट इज नैरो परसेप्शन, नैरो, नैरो परसेप्शन, परसेप्शन, परसेप्शन बोलो, कंसेप्शन बोल लो, मतलब इन्होंने क्या बोला कि वो जो लॉ है वो केवल ऑर्डिनरी लॉ को कवर करता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को इंक्लूड नहीं करता है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 15 साल का जो टाइम फ्रेम है, यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, फंडामेंटल राइट्स को आप बदल सकते हो, ठीक है। मतलब सिंपल अगर हम हिंदी भाषा में लिखें, मतलब मौलिक अधिकारों में, मौलिक, मौलिक अधिकारों में, अधिकारों में, अधिकारों में क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है, संशोधन, संशोधन किया जा सकता है। ये 15 साल की कहानी है, ये क्या है, 15 साल की कहानी है, ठीक है। ये आपके 15 साल की कहानी है, ठीक। अगर हम इमेज की बात करें, अभी आप इमेज भी देख सकते हो, ये देखिए, ठीक। टू केसेस, टू केसेस अगर हम बात करें, यहां पर क्या बोला जा रहा है, टू केसेस वन प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स अबव ऑल, ठीक, ठीक। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, 1764, यहां से देखो आप 1951 शंकरी प्रसाद केस, ठीक। क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, ये अमेंड कर सकता है। क्यों बोला, क्योंकि देखो आर्टिकल 368 का यूज करके, आर्टिकल 368 का यूज करके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि ये जो वर्ड लॉ है ये इसमें किसको कवर नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को इंक्लूड नहीं कर रहा है। और ये कहां तक चला, ये 1500 सॉरी 1591 से लेके कब तक चला, ये चला आपका 1964 तक, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। चैलेंज द राजस्थान लैंड सीलिंग, ये लैंड्स के मुद्दे से था, ठीक है। तो ये मतलब पार्लियामेंट कैन अमेंड, आई बात समझ में। लेकिन अभी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो हम दूसरे लेक्चर में समझेंगे। ये अगर आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई हो तो बात करें, मतलब हमने क्या, कौन से पीरियड की बात कर ली हमने, कौन से पीरियड की बात करी हमने, बात करी 1951 से, फ्रॉम शंकरी प्रसाद टू सज्जन सिंह केस तक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन लिया है वो व्यू वन का लिया है, नैरो परसेप्शन का लिया है, नैरो कंसेप्शन का लिया है, जिसमें वर्ड लॉ डज नॉट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, हेंस द फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, उसको अमेंड किया जा सकता है। अब इसके बाद आगे की कहानी समझिए आप, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हम बात करें, अब अगर हम देखो, अगर हम बात करें इन इन 1967, 1967 की घटना है ये। यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस आता है जिसको बोलते हैं हम गोलकनाथ केस, गोलकनाथ, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस। और ये 11 जज बेंच था, 11 जज बेंच, ठीक है, ठीक। अब यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब इस समय जो हमारा एपेक्स कोड था, जो हमारा, ठीक है, उनका क्या बोलना पड़ा, कोर्ट वेंट टू, कोर्ट वेंट, वेंट टू सेकंड इंटरप्रिटेशन, सेकंड इंटरप्रिटेशन, सेकंड इंटरप्रिटेशन,
इंटरप्रिटेशन, उन्होंने दूसरी व्याख्या ले ली। आई बात समझ में? उन्होंने क्या बोल दिया भैया, ठीक है, बोले अब हमने क्या करा, इसकी हमने इंटरप्रिटेशन चेंज करा है। द वर्ड लॉ, ये जो वर्ड लॉ विच इज मेंशन इन 13 सब क्लॉज 2, ठीक है, ऑल्सो इंक्लूड, ऑल्सो इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है ऑर्डिनरी लॉ तो है ही, साथ में अब से यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब आप क्या करो, और लॉ का मतलब क्या है, इस लॉ के एम्बिट में, इस लॉ के एम्बिट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ भी आ जाएगा। आई बात समझ में? और यू जस्ट लुक एट हियर, अपेक्स कोर्ट यूज वेरी इंटरेस्टिंग टर्म हियर, अपेक्स कोर्ट use very interesting term, interesting term, transcendental position, transcendental position मतलब to rise above, to rise above, to राइज अबव, मतलब इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया ये इंक्लूड है, मतलब इवन आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के भी, आप 368 का यूज करके भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं अमेंड कर सकते हो। मतलब क्या बोल दिया, फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल, अमेंडेबल। आई बात समझ में? इन्होंने बहुत बढ़िया, मतलब इनको सबसे बोले सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन हो जाएगा, मतलब इन्होंने जो टर्म यूज करी थी इस केस में, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन टू राइज अबव। आई बात समझ में? ठीक, लेकिन अब देखो ये कब की घटना है, देखो हमने क्या देखा, ये हमारी घटना है 1967 की, ठीक। उसके बाद उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो कौन थे, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी, ठीक। So basically she didn't appreciate this decision, she didn't appreciate this decision, ठीक है। उनको ठीक नहीं लगा ये डिसीजन कि आप जो पार्लियामेंट से फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की शक्तियां ले रहे हो, मतलब आपने ये भी बोल दिया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ लेके भी आप फंडामेंटल राइट को अब्रीज नहीं कर सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है कि द वर्ड लॉ ऑल्सो इंक्लूड ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ठीक। तो आप ये गोलकनाथ के केस के ये देख सकते हैं, कुछ हाईलाइट्स हमने यहाँ पर दी हुई है, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये है तुम्हारा लैंडमार्क केस, कौन सा वाला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक। तो कुछ इसमें डिटेल दी हुई है, ठीक। और यहाँ पर 1961 में सुप्रीम कोर्ट डिलीवर अ हिस्टोरिक जजमेंट, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम द टेम्परेरी मेजोरिटी, ठीक है। और इसका रिलेवेंस टुडे, अभी जब इसके हम क्रिटिकल कमेंट्री पे आएंगे या कुछ कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हो सकता है ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट आए जब मैं इसमें क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल कमेंट्री ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वेदर इट इज मॉरली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट और नॉट। तो बेसिकली हमको ये हम अगले इस वीडियो के पार्ट में समझेंगे, लेकिन अभी अपने को आगे की कहानी समझना है, ठीक। यहां तक की बात क्लियर। अब अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक, अब अगर हम आगे का सिस्टम देखें तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ क्या कि मतलब जब 1967 में गोलकनाथ केस में ये बोला गया कि भैया द वर्ड लॉ ऑल्सो इंक्लूड ऑर्डिनरी लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, सो भैया उस टाइम की कंटेम्परेरी जो गवर्नमेंट थी दैट नॉट अप्रिशिएट दिस डिसीजन, सो द गवर्नमेंट एट द टाइम कम अप विद दी सो बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन, कब की बात है, ये बात है आपके 1971 की, ठीक। तो एक संविधान में इन्होंने क्या करा, संशोधन करा, ठीक है। उन्होंने क्या करा, अमेंड, सरकार ने अमेंडेड आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया। क्यों, यही तो था सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो यही तो था, है बस इसी को अमेंड कर दिया। और साइमल्टेनियसली उन्होंने क्या बोल दिया, साइमल्टेनियसली उन्होंने ये बोल दिया कि वो बोल क्या दिया, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की उन्होंने, दे कम अप विद दी एडेड आर्टिकल 13 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 सब क्लॉज 3,
ठीक, ये दो आर्टिकल नए जोड़े गए। आपको मैं 13 क्लॉज 4 की बात बता दूं, यहां पर उन्होंने ये क्या बोला कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, नथिंग in this article, in this article, nothing in this article shall apply, shall apply, shall apply to amendment, to amendment, amendment made under आर्टिकल 368। इन्होंने देखो साफ सिंपल भाषा में समझे, इन्होंने क्लियरली बोल दिया 13 4 को जोड़ के भैया इसमें हम अगर 368 का यूज करके हम कुछ भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसका इस 13 अनुच्छेद से या 13 अनुच्छेद से कोई लेना देना नहीं हो। इसी बात को और स्ट्रांगली अफर्म करने के लिए साथ में 368 का सब क्लॉज 3 भी जोड़ दिया गया। तो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया, क्या बोल दिया इन्होंने, क्लियरली यहाँ पर भी ये मेंशन कर दिया गया। क्या मेंशन कर दिया गया वो भी आप देख लीजिए, क्या मेंशन कर दिया गया, वो मेंशन किया गया नथिंग, नथिंग इन आर्टिकल 13 sub clause 2 will not apply any amendment here। ठीक है, तो इन्होंने दोनों चीजों को क्या कर दी। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, अगर हम बोले, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो गोलकनाथ का जजमेंट था उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 4 और 368, बेसिकली ये दो आर्टिकल जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में लेके आए थे। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर चाहो तो आप लिख सकते हो, बेसिकली ट्राइज टू न्यूट्रलाइज द जजमेंट, इस जजमेंट्स के थ्रू, ये इस इन दो आर्टिकल के यूज करके ये जो हमारा गोलकनाथ का था जजमेंट, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे समझो बात को। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब ये जो हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1971 का, ठीक है, ये चैलेंज्ड, इसको चैलेंज किया गया इन दी लैंडमार्क केस। और उस लैंडमार्क केस को आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, ये 1973 का केस है। ठीक है, अब इसको अपन बात समझते हैं। ठीक है, ये केस किस कॉन्टेक्स्ट में आया था, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, किस कॉन्टेक्स्ट में आया था। ठीक है, तो ये जो हमारे केशवानंद भारती जी हैं, ये कौन थे, तो केशवानंद भारती जी जो थे, ही इज सीनियर पॉन्टिफ मतलब प्रीस्ट बोलो कि मठ के मठाधीश जो होते हैं, और मठ का नाम था अदिनीर मठ, ये अदिनीर मठ के मठाधीश थे। ठीक है, ठीक है, और ये इनकी जो मेन ग्रीवियांसेस थे, जो इनकी मेन प्रॉब्लम थी, तो हिज मेन ग्रीवांसेस इनकी जो मेन शिकायतें थी was that state government, that is Kerala government, state government by law, important word है ये, by law, कानून के द्वारा, trying to control religious property। ठीक है, उस समय की जो केरला स्टेट गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, स्टेट बाय लॉ ट्राइंग टू कंट्रोल द रिलीजियस प्रॉपर्टी। लेकिन साइमल्टेनियसली हमको संविधान में एक चीज और हमको देखने को मिलती है, क्या, दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज राइट टू acquire and manage its property given under fundamental right, that is part 3 of article 26। ठीक, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट था।
ठीक, तो केशवानंद भारती केस जो केस था वो इस चीज में गया, लेकिन जब ये बात हुई, ठीक है, जब ये बात हुई तो ये क्या हुआ, पूरा जो फोकस था वो पूरा की पूरा फोकस क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। ठीक, हम बोल सकते हैं बट बट फोकस फोकस शिफ्टेड शिफ्टेड टू ब्रॉडर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मतलब अपेक्स कोर्ट ने मुद्दा ही मतलब चेंज हो गया। उनका क्वेश्चन क्या आ गया, बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉ कि वेदर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल और नॉट। आई बात समझ में? ठीक, इनका क्या मुद्दा आ गया, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल और एवरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल। ठीक, तो मुद्दा क्या था, केशवानंद भारती केस, जो केशवानंद जी अपने प्रॉपर्टी के लिए, इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट में गए थे, लेकिन पूरा की पूरा जो कोर्ट का फोकस था वो किस चीज पे आ गया कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है या नहीं। ठीक, अब अगर हम बात करें दिस वॉज जजमेंट ऑल्सो pronounced with a very narrow majority का मतलब क्या है, 7:6। मतलब बेसिकली ये जो हमारा फंड जो केशवानंद भारती केस था, ये 13 जज बेंच का केस था और इसकी जो मेजोरिटी थी वो 7:6। और यही वो समय है जब पहली बार फर्स्ट फर्स्ट टाइम सीनियोरिटी प्रिंसिपल सीनियोरिटी प्रिंसिपल इन अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज वायलेटेड। उसमें नाम आपको आता है जस्टिस ए एन रे साहब का। ठीक, अब इस केस में द कोर्ट कम अप विथ वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन। फाइनली they come with interesting डॉक्ट्रिन। ठीक, हालांकि इसको बहुत वेगली इंटरप्रेट किया गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कोर्ट ने क्या बोला। ठीक, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला, ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेबल सॉरी ऑल पार्ट मतलब जो अमेंड करना वो अमेंड कर लो। आई बात समझ में? इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। बट अब यहां पर लग गया बट क्या लग गया, लेकिन डोंट अमेंड दैट पार्ट डोंट अमेंड दैट पार्ट which is held to be a part of basic structure। यहां से ये बात निकल के आई, भैया तुमको जो अमेंड करना हो अमेंड कर लो, लेकिन उस पार्ट को टच मत करना, वो उस हिस्से को मत टच करना जो तुम्हारा क्या बनाता है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। आई बात समझ में? ठीक, और आगे सुनो। ठीक, और लिस्ट which will describe as बेसिक स्ट्रक्चर बोल लो या फीचर बोल लो, फीचर जो मूल संरचना है उसको मत टच करना, बाकी जो अमेंड करना हो वो अमेंड करो। ठीक, आगे की कहानी सुनो। पूछा गया कि विच आर दोस पार्ट्स, क्या पूछा गया,
पूछा गया भैया, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया क्या पूछा गया, विच आर दोज पार्ट्स, विच आर दोज पार्ट्स, वो कौन से पार्ट्स हैं। ठीक, तो यहां पर कोर्ट का क्या रिप्लाई आता है, इनिशियली इनी इनिशियली इनिशियली कोर्ट डिड नॉट गिव एनी कैटेगोरिकल लिस्ट, और उन्होंने क्या बोला कि दे सेड दिस लिस्ट इवॉल्व ओवर टाइम। ठीक, ये इन्होंने बोला कि भैया, उन्होंने क्या बोला, देखो सिंपल सी बात बता दो, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया तुम्हें जो अमेंड करना वो अमेंड कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड मत करना, और यहीं से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के आती है, या ऐसा लिस्ट जो हमारा बेसिक फीचर बनाता है। तो जब पूछा गया कोर्ट से भैया कौन सा फीचर है, बोले भैया अभी हमारे पास कोई कैटेगोरिकल लिस्ट नहीं है, इसको समय के साथ इवॉल्व होने दो। लेकिन फाइनली अगर आप जजमेंट देखेंगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, वो देखो क्या है, अंडरलाइन दिस, दोज पार्ट those part without which without without which without which the constitution the constitution will lose its soul, आत्मा। अभी आत्मा की बात करेंगे अभी, ठीक है, आइडेंटिटी एसेंस एसेंस इज बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर, दोज पार्ट विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन विल लूज इट्स साउल, आइडेंटिटी एसेंस इज बेसिक स्ट्रक्चर। देखो बीच में इंटरप्ट करने का, अभी ये साउल आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, ये सब हमको देखना है तत्व मीमांसा में। अभी जो फिलोसॉफी का लेक्चर आएगा तो बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे कि आत्मा क्या है, जगत क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। अभी फिलहाल अपन पॉलिटी पे चल रहे हैं, ठीक है। दोस पार्ट विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन विल लूज इट्स सोल, आइडेंटिटी एसेंस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। अब नाउ वी हैव, इतना समय हो चुका है, ठीक, नाउ वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट जिसको, जो कि हमारे संविधान का क्या बन चुका है, बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म हो गया, फेडरलिज्म हो गया, संघवाद हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, लिबर्टी हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली हो गया, लिबर्टी हो गया, फेटर्निटी हो गया। तो ये यहाँ से अब हमारे पास एक कैटेगोरिकल, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, जो कि हमारा विच फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमने डायग्राम देखा था, ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर बड़े आराम से। ठीक, ये देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, ये देखो आप, केशवानंद भारती केस, क्या बोला गया है केशवानंद भारती केस में, इट इज नॉट विजिबल, शुड आई टेक ऑन डिफरेंट पेज, ठीक, नॉट एन इश्यू। दिस वन, ठीक, देखो ये है केस आपका केशवानंद भारती केस। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या बोला, ये केस, ठीक, इस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वायलेशन की बात की जाए 1970 की बात है, जो स्वामी केशवानंद भारती चैलेंज दिस, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, उसके बाद जजमेंट क्या है, इसके क्या रिजल्ट है, उसके इम्पैक्ट क्या रहे, या बिल्कुल आराम से देख लेना, मैंने आपको पूरा इसका क्रक्स समझा दिया है। इसके अब हम समरी की बात कर लेते हैं। इसकी हम समरी की बात करें तो देखो सिंपल सी, वो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की इवोल्यूशन की बात करें, सिंपल सी बात है, एक चीज है 13 सब क्लॉज 2 में एक शब्द मेंशन है जिसको बोलते हैं वर्ड लॉ, ठीक है। अब इस वर्ड लॉ के दो इंटरप्रिटेशन है, ऑर्डिनरी लॉ और ऑर्डिनरी लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। अगर ये व्यू 1 हो गया, ये व्यू 2 हो गया, अगर इस व्यू पे जाएंगे तो हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, तो इसको हम अनअमेंडेबल फंडामेंटल राइट्स आर अमेंड कर सकते हैं। और अगर ये वाले व्यू से जाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स अनअमेंडेबल हैं। अब देखो समरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोला
जो शुरू के 15 साल रहे हैं, मतलब हमारे कौन से शंकरी प्रसाद टू सज्जन सिंह केस तक, अपेक्स कोर्ट ने ये वाला व्यू फॉलो करा। और उसके बाद अगर हम बात करें गोलकनाथ केस में, क्या बोल दिया गया कि उन्होंने ये बोल दिया कि भैया ये जो वर्ड लॉ है इंक्लूड ऑर्डिनरी लॉ एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, हेंस द फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल। और इसी के बाद इसी से चिढ़ के, इस चिढ़ के या इस ये वाले जजमेंट से, इस जजमेंट से मजा नहीं आया तो हमारा कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 लेके आई 1971 में। और उन्होंने क्या करा, 13 क्लॉज सब क्लॉज 4 जोड़ दिया और 368 में आर्टिकल 3 जोड़ दिया। बोल दिया इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और फाइनली जब ये वाला था, ये चैलेंज किया गया तुम्हारे कहाँ 1973 में केशवानंद भारती केस में। और उन्होंने बोल दिया कि भैया तुम्हें जो अमेंड करना वो अमेंड कर लो, डोंट टच दैट पार्ट विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है तुम्हारा पूरा बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन, ठीक। अब ये हमारा यहाँ पर जो ओरिजिन है, या जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जो पूरा जिस तरीके से इवॉल्व हो गया है इस लेक्चर में, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, ठीक। अब देखो क्या है, जुडिशियल रिव्यू का डिटेल, पीआईएल का डिटेल, और जो हमारा फंडामेंटल राइट वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक सेपरेट वीडियो आएगा, तब हम आगे की बात करेंगे जिसमें हमारा, ठीक है, बाकी किसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर को मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच।